उसने बोला इश्तियाक भाई एक ऑडिशन है वो भेज दीजिए आप बना के। सर दरअसल माफ़ कर दीजिए, चुप। हाँ वो बहुत अच्छा कैरेक्टर, ढिंडोरा, बढ़िया कैरेक्टर था वो, इसी को लो यार, ये अच्छा कर रहा है। टीचर इंटर नो नोटिस, फुल इंसल्टिंग, क्योंकि हम तो फिट ही नहीं बैठ रहे, ऐसा देखा जाए। नहीं उन्हीं ने बोला है सर ने कि आप ही करेंगे ये कैरेक्टर, वो उन्होंने हमें जाने से मना कर दिया। अब वो लोग पीछे ही पड़ गए कि भाई अब यही कैरेक्टर करना पड़ेगा, और जिसको कास्ट किया था उसको हटा दिया। अच्छा। उनको लगा यार ये तो चप्पल अजीब सी पहने हुए है और ये तो बिल्कुल बेकारी आदमी है। कास्टिंग डायरेक्टर की गलती से हमें ये मिल गया कैरेक्टर, मतलब। हाँ। इश्तियाक भाई, आपने वैसे तो बहुत सारी फिल्में की हैं, जब अलग अलग कैरेक्टर किए हैं, आप लोगों को हंसाते हो, है ना, एक कॉमिक टाइमिंग बड़ी ज़बरदस्त है। लेकिन मुझे लगता है कि एक कैरेक्टर जिसके सबसे ज़्यादा मीम बने और जिससे शायद इंडस्ट्री में आपको पहचान मिली, वो था फंस गए ओबामा का इंग्लिश टीचर। इंग्लिश टीचर, हाँ। तो मतलब इंग्लिश की ट्रेनिंग ली है, क्या था वो? नहीं नेचुरल है इंग्लिश, क्या इतने साल राज किया है अंग्रेजों ने। हाँ। तो वो हमारे पूर्वज जो थे उनके ऊपर राज किया होगा, तो कुछ इंग्लिश उनके जिस्म में रह गई। हाँ। वो हमारे उसमें भी आ गई, रहते 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 हाँ। थोड़ी बहुत बच गई। हाँ। तो वही बोली गई उसमें। हाँ। बड़ा जबरदस्त आपने बोला था, क्या कैसे वो तैयार किया था, क्या था उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। वो ऐसे तो कई बार बोल चुके हैं कि यू मदर फादर्स मैनर्स दिस, या जैसे वो टीचर इंटर होता है, टीचर इंटर नो नोटिस, फुल इंसल्टिंग, यू मदर्स फादर्स मैनर्स दिस इज। तो वो कहता है दरअसल सर स्पीक इन इंग्लिश है, नॉट ए लोकल लैंग्वेज, दिस क्लास इंटरनेशनल लैंग्वेज। तो वो कहता कि दरअसल बात फुल स्टॉप, कहले सॉरी सर, सॉरी का बेबी। तो इस टाइप का वो था। हाँ। अब आप जैसे अगर इसको हम बुंदेलखंडी में बोले अपने इधर, अरे वाह, तो जैसे मान लो कोई खड़ूस सा टीचर है और वो आए और देखे कि बच्चे बातें कर रहे हैं, हमारे ऊपर ध्यान ही नहीं दिया, एक आए तो उनके शर्म नहीं आ रही है, टीचर अंदर आ गए, वो तुम ध्यान ही नहीं दे रहे टीचर के ऊपर है। तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे दादा दादी ने यही संस्कार सिखाए तुम्हारे माँ बाप ने। चलो अब वो सर दरअसल माफ कर दीजिए, चुप। माफ कर दीजिए, माफी का बच्चा, है ना। तो इस टाइप से अगली बार तुमने अगर जो हरकत करी तो ऐसो मारे तुम्हारे गाल में चाटा तो जो पूरे जो हमारे उंगलियन के निशान जो है तुम्हारे मुंह में लग जाए हैं। तुम्हारा जो बड़ो बड़ो थोबड़ा है ना, वो बड़ो इतनो बड़ो है ना, इतने लाल लाल निशान पड़े हैं हमारे फिंगरप्रिंट। तो ऐसे जब मतलब इस तरह का एक पंच ह्यूमर आया था। ये जो फंस गए ओबामा का जो डायलॉग था, जो अभी आप कैरेक्टर कर रहे हैं, जो सबसे पॉपुलर हुआ था, तो ये किसका इजाद था या क्या था, इसकी कोई कहानी और इस रोल मिलने का भी कोई दिलचस्प वाकया हो? रोल क्या, हमारे एक मित्र हैं निखिल द्विवेदी, तो उनको लगा कि इश्तियाक उधर चले जाओ, एक फिल्म की कास्टिंग हो रही है, हमने बोला हुआ है सर से। तो अपने सुभाष जी के पास हम लोग गए, नरेंद्र हैं एक मित्र हैं हमारे, तो उन्होंने कहा यार इश्तियाक ये तो बहुत छोटा कैरेक्टर है और ये कैरेक्टर क्या करोगे, तुम NSD पास आउट हो, एक बहुत छोटा सा सीन है, हमें नहीं लगता कि तुम्हें करना चाहिए, तुम अभी इतना अज्ञात करके आए हो राम गोपाल वर्मा जी की फिल्म, तो मत करो ये। तो क्योंकि हमने कहा यार हम स्थान चाहिए था खड़े होने का, कि कुछ तो हम करके दिखाएं लोगों को। सही बात है, कि लोगों को समझ में आए कि हम क्या हैं। तो हमारी तलाश वो थी कि हम कैरेक्टर अच्छे करें, चाहे छोटा करें, और लोगों को समझ में आए कि सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा कि हम NSD से हैं। NSD से हैं तो ठीक है, आप तोप खां हैं, तोप खां क्या बोलते हो उसको, 30 मार खां, 30 मार का है ना। लेकिन आप क्या मीडिया में सही काम कर रहे हैं या नहीं, या उसमें फिट बैठते हैं या नहीं, फिल्मों में या किसी भी उसमें। तो हमने कहा नहीं हमें करके देख, हमें पढ़ लेने दो। तो उन्होंने पढ़ के सुनाया हमें, तो मन में तो आया कि बहुत कम है ये सीन,
लेकिन हमने ऐसे लोग देखे हुए थे जिनको देख के हम लोगों को खुद मज़ा आता था। हमारे शहर में भी थे कई ऐसे लोग जिनको हम लोग बचपन में महान मानते थे और उनको जानते थे कि ये सबसे बड़े टीचर हैं क्योंकि ये इंग्लिश जानते हैं। बाद में एक उम्र के बाद जब पढ़ाई लिखाई हुई हम लोगों की, फिर समझ में आया कि ये तो इंग्लिश यही बस नहीं जानते, बाकी सब लोग जानते हैं इंग्लिश। तो हमने कहा ये कैरेक्टर तो बहुत अच्छा है यार, कैसे इसको, और तो हमने कहा सर क्या इसमें इम्प्रोवाइज हो सकता है? तो उन्होंने कहा सुभाष जी ने कि हाँ हो सकता है लेकिन ज़्यादा नहीं है, क्योंकि कैरेक्टर बहुत अच्छा लिखा था उन्होंने। तो हमने थोड़ा बहुत हमने भी उसमें अपना हाथ आजमाया। हाँ जी। और वो एक बढ़िया कैरेक्टर बन गया। तो थोड़ा सा पहले मान लीजिए आधे मिनट का सीन था, फिर वो 1.5 मिनट का सीन हो गया और उसी ने मुझे फिर पहचान दी बिल्कुल इंडस्ट्री में। हाँ जी। तो इश्तियाक भाई इंग्लिश इतनी अच्छी आपने बोली, वो कैरेक्टर को भी गढ़ा, इम्प्रोवाइज भी किया, जैसे आपने बोला सुभाष कपूर जी डायरेक्टर थे उन्होंने किया। तो स्कूल टाइम में आपकी अंग्रेजी कैसी थी और पढ़ाई में कैसे थे? पढ़ाई में तो कमज़ोर थे। हाँ। मतलब इतनी ज़्यादा दिमाग हमारा पढ़ाई में नहीं लगता था। अधिकतर शैतानी करना और मस्ती करना, नाटक वगैरह करना, कोई भी कला से संबंधित कोई भी प्रोग्राम हो, चाहे वो गाने का हो, डांस का हो या सोलो परफॉर्मेंस हो, उसमें हम सबसे आगे रहते थे। राइट। कभी कभी ऐसा होता था कि पन्ना से टीम जाती थी और अगर 5-15-20 विधाओं में काम हो रहा है, मतलब कंपटीशन है, तो 12-13 विधाएं तो हम ही जीत जाते थे। हम खड़े ही रहते थे स्टेज में। हाँ जी। और जैसे मान लो दमोह में हुआ या छतरपुर में हुआ, राइट, तो खड़े ही रहते थे। मान लीजिए कोई आया कि डांस में इश्तियाक खान, तबले में इश्तियाक खान, तबले में नहीं, तबले में कमज़ोर थे हम, गायन में इश्तियाक खान, ऐसे होता था कि स्क्रिप्ट राइटिंग में इश्तियाक खान, ऐसे होता था। हाँ जी। लेकिन पढ़ाई में सबसे पीछे। पढ़ाई होता क्या था कि बड़ी मुश्किल में नंबर आते थे। कभी 8वीं के पहले तक हम सप्लीमेंट्री में ही पास होते थे। मन ही नहीं लगता था हमारा, लगता था ये जो चीज़ है ये हमारे लिए नहीं बनी है। फिर कैसे की कंटिन्यू आगे पढ़ाई, कहाँ तक की? फिर जब एक समय के बाद पता चला कि एक नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है, वहाँ आप रंगमंच की बारीकियाँ और अच्छे से सीख सकते हैं। तो फिर हमने कहा हम करेंगे। तो कुछ लोगों ने बोला कि भाई कैसे करोगे, तुम तो पढ़ाई में 0 सन्नाटा हो देखा जाए तो उन्होंने कहा ठीक है, एक काम करो, जब तक तुम ग्रेजुएशन नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। तो फिर हमने सीरियसली पढ़ना चालू किया 8वीं के बाद। फिर मैं सेकंड आया, फिर फर्स्ट आया, फिर मैंने उसको सीरियसली लिया। तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा एक राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय अपने आप में एक 3 साल का जो पूरा एक कहते हैं कि रंगमंच, थिएटर, पूरे अलग अलग क्राफ्ट को समझाते हैं। वहाँ से निकल के बहुत सारे कलाकार आज इंडस्ट्री में अपना अलग मुकाम बना रहे हैं। आप पंकज त्रिपाठी के भी बैचमेट रहे हैं। तो एनएसडी के दिनों की कोई शुरुआत, क्योंकि जैसे आपने कहा पढ़ाई में अच्छे नहीं थे, एनएसडी एक अलग तरह की दुनिया थी कि आपको लिटरेचर पढ़ना है आपको। एनएसडी क्योंकि हम पन्ना एक छोटा सा शहर है मध्य प्रदेश का, तो क्योंकि पहाड़ों से घिरा हुआ है वो शहर, तो उधर ना ज़्यादातर गांव टाइप का माहौल है। अब शायद क्योंकि 20-22 साल हो गए तो अब थोड़ी और अच्छे से हो गया। पिछड़ा, बिल्कुल ऐसा बोलते हैं कि पन्ना मध्य प्रदेश का सबसे पिछड़ा शहर है। पिछड़ा का मतलब ये नहीं है कि उधर के लोग पिछड़े हैं जी, लोग तो एक से एक हैं बिल्कुल, लेकिन क्योंकि आवागमन का साधन सही नहीं है इसलिए उधर चीज़ें लेट आती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो इसलिए क्योंकि मुझे जब इतना समझ लीजिए कि जब हम लोगों को तैयारी करनी थी एनएसडी की, तो उसकी तैयारी करने के लिए लाइब्रेरी चाहिए थी हम लोगों को अच्छी। तो हम सागर गए थे यूनिवर्सिटी पढ़ने। उधर हम 1 महीने रहे, उधर पढ़ाई की, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ी और फिर तैयारी हुई। तो ये समझ लीजिए ऐसा शहर है हमारा। राइट। तो
क्योंकि वहाँ से निकले हुए थे तो हम लोगों को ज़्यादा कुछ मालूम नहीं था। नाटक भी हम लोग करते थे, जैसे देवेश मिश्र जी हैं और सतीश शर्मा जी हैं। ये रीवा से देवेश मिश्र जी आए थे, सतीश शर्मा जी सतना से आए थे। तो इन्होंने जो नाटक करवाए वो नाटक किए, तो इतना ज़्यादा ज्ञान नहीं था कि दुनिया देखी हो। तो जब NSD गए तो NSD में तरह तरह के लोग आए, कुछ नए आए, कुछ पुराने आए, कुछ ऐसे लोग आए। तो सब लोग हमसे ज़्यादा रंगमंच को जानते थे, बिल्कुल। प्रैक्टिकल भी और थ्योरिकल भी। उतना ज़्यादा हमें नॉलेज नहीं था क्योंकि किताबें ही नहीं थी इस टाइप की। और दूसरी बात कि इंग्लिश का ज्ञान ना होना। और NSD में क्या है, NSD में लगभग हर प्रदेश के लोग आते हैं। कोई उड़ीसा से है, कोई कर्नाटक से है, कोई। तो हिंदी ऐसा नहीं होता कि हिंदी में ही क्लास ली जाए। राइट। तो जो कर्नाटक से आया हुआ है, जो कहीं से आया, तो उससे कोई इंग्लिश जो है, एक लैंग्वेज होती है जो हाँ, सब भाषाओं को जोड़ देती है। हाँ। तो जो भी टीचर भी हैं वो भी इंग्लिश में ही पढ़ाते हैं। बिल्कुल। तो कुछ 1-1.5 महीने बहुत ज़्यादा परेशानी हुई कि कहाँ आ गए यार, कैसे समझेंगे। इतनी मेहनत करके, इतना सब कुछ करके यहाँ पहुँचे और यहाँ हम कुछ सीख ही नहीं पा रहे हैं। जो प्रैक्टिकल हो रहा है वो तो समझ में आ रहा है, थ्योरिकल कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बिल्कुल। तो हमारे मित्र जो एक अमितेश गोरोबरा है, अभी वो NSD में है, टीचर है। तो एक अदिति विश्वास है, वो भी दोनों दिल्ली के थे। तो होता ये था कि मैं कोई क्लास, हम लोग क्लास लेते थे और फिर उनसे, क्योंकि वो हमारे रूममेट था हमारा, तो हम उससे पूछते थे कि यार क्या पढ़ाया है फलाने टीचर ने। तो वो बताता था। एक समय तक वो ऐसे ही बताता था। फिर वो क्लास ऐसे लेता था कि उसको मालूम है कि इश्तियाक को बताना है हमें, तो वो नोट्स बना लेता था कि ये। तो शाम को जब हम हॉस्टल पहुंचते थे तो वो सारी चीज़ें बताता था, समझाता था, देखो ये है, ये है, ये है, ये है। फिर 6, 7, 8 महीने बाद फिर हमें समझ में भी आने लगा कि हाँ अच्छा ऐसा 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 है। तो ये परेशानी थी जो बहुत ज़्यादा थी, जिससे हम लड़ते थे और उस लड़ाई में हमारे कुछ मित्रों ने साथ दिया। इस तरीके आपने NSD को पूरा किया। जी जी। 3 साल का जो एक युद्ध था वो पूरा किया। सो NSD से निकलने के बाद फिर ये जर्नी कैसे शुरू हुई फिल्मों की ओर, क्या रहा? NSD से निकलने के बाद आप कहाँ गए? NSD से निकलने के बाद हम यहीं आए मध्य प्रदेश, अपने शहर। फिर हमने सोचा क्या करें, तो हम अन्वेषण थिएटर ग्रुप है जिन्होंने बुलाया, नाटक करवाया। और हमने सोचा हम नाटक के ही बंदे हैं। कभी सोचा नहीं था कि मुंबई जाएंगे, नाटक ही करना चाहते थे। फिर आए तो नाटक, क्योंकि प्रैक्टिकल हम नॉलेज था, लेकिन जो होता ना कि थ्योरी लिखना, वो बनाना कि अब कोई प्रोजेक्ट सरकार से लिया जाए या कुछ पन्ना में, तो प्रपोजल बनाना। हाँ, पन्ना में अगर हम नाटक करते भी तो करीब एक नाटक करते या 2 या 3 साल में, उससे हमारा आर्थिक रूप से कुछ मदद नहीं मिल सकती थी। तो हमने रुख किया दूसरे शहरों का। तो पता चला कि हाँ सरकारी जो है ग्रांट मिलती हैं, लेकिन उसमें ज़्यादातर लिखने का काम होता था। राइट, प्रपोजल और एक पूरा बना। हाँ, तो हम पहले से ही उसमें वीक थे, तो समझ में नहीं आता था कि यार कैसे इसमें ये करेंगे। दूसरी बात, स्वर्गीय श्री अलखनंदन जी, उन्होंने कहा बेटा तुम हमारे साथ काम करो, तुम चाहते हैं कि तुम हमारे ग्रुप में आओ। तो हमने कहा ठीक है। लेकिन उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि मैं, अब जैसे उस समय शायद ग्रांट मिलती थी 3,000 या 4,000 महीने की लोगों को। हाँ जी, हाँ जी। तो उन्होंने कहा बेटा हम तुम्हें ना इसके डबल कर देंगे। फिर हमने सोचा बताइए, एक नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से निकला हुआ पास आउट व्यक्ति, सरकारी उसकी जो कीमत है वो देखा जाए तो 3,000 पर मंथ की है। तो हमें बड़ा मतलब बेइज्जती सी महसूस हुई। हमने कहा यार इस समय जो मजदूर है उसकी सरकारी जो होती ना कि मानदेय, हाँ, कि रोज का कितना मिनिमम इतना मिलेगा, कि उससे भी गए बीता
और आज भी वही स्थिति है। हाँ जी, तो दिमाग में प्रश्न आते थे कि ऐसा क्यों है, बिल्कुल। क्यों ऐसा, जब हम समाज को हम ये मानते हैं कि हम समाज के बहुत बहुत इम्पोर्टेंट अंग हैं, वो डायरेक्ट इनडायरेक्टली हम समाज को रिलैक्स करते हैं। जैसे डॉक्टर होता है, किसी की तबीयत खराब होती है बिल्कुल, तो वो दवाइयाँ दवाई देता देता है, है। तो वो मर्ज उसका सही हो जाता है। हम जो कलाकार हैं वो समाज को एंटरटेन देते हैं, उनको डांस करवाते हैं, उनको रिलैक्स, उनको मानसिक तौर पे रिलैक्स करते हैं, स्ट्रेस से दूर करते हैं। वो दिखता नहीं है लेकिन है बिल्कुल। हाँ जी, है ना। तो हमने कहा सरकार को सीरियसली लेना चाहिए, हम लोगों को, कलाकारों को। बिल्कुल, किसी भी देश की कला को देखकर, संस्कृति को देखकर ही उस देश की महानता को देखा जाता है। बिल्कुल सही बात। तो हम चाहते थे कि, और अभी भी चाहते हैं कि कलाकार को एक समाज के साथ, समाज सरकार के साथ साथ समाज को भी सीरियसली लेना चाहिए। बिल्कुल, समाज इज्जत तो कर लेता है, ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान उनकी बेइज्जती करता हो। बिल्कुल। हाँ, लेकिन लगता है कि आर्थिक रूप से भी उनको स्ट्रांग बनाने के लिए सरकार को स्कीम लानी चाहिए, और कलाकारों को भी कोशिश करनी चाहिए कि कलाकार ऐसा नाटक या ऐसी कला करें जो आम जनता को एंटरटेन कर सके और समाज सुधार के साथ साथ। बिल्कुल, है ना। ये नहीं कि आप कला के लिए कला करने लगें और इतना ज़्यादा कलात्मक हो जाए कि आम दर्शक समझ ही ना पाए। बिल्कुल, मतलब बहुत क्लासिकल ना हो जाए। बिल्कुल, कि जो सिर्फ बैठे आपके चंद कलाकार ही तारीफ करें आपकी, बाकी जो दर्शक हैं वो कहें यार क्या था ये, क्या करके चला गया कलाकार, जो समझ में नहीं आया। है ना। बिल्कुल सही बात है। वो खैर बहरहाल, तो हमारा ये जद्दोजहद चल रही थी कि कलाकार को लेके, समाज को लेके, सरकार को लेके। फिर एक दो नाटक किए, वो पास करवाने के लिए सरकारी फंड से कुछ हमें इधर उधर उसको बोलते हैं क्या, चापलूसी करनी पड़ी। कुछ रिश्वत के तौर पे खाना खिलाना पड़ा। जब रिश्वत के तौर पे खाना खिलाना पड़ा, जब बिल देते समय हमने तय कर लिया था कि अब हम रंगमंच तभी करेंगे जब आर्थिक रूप से हम मजबूत हो जाएंगे। तो हमने बिस्तर बोरिया उठाया और मुंबई चले गए। और मुंबई में भी अब हम रंगमंच करते हैं, और मुखातिब लोक नृत्य एवं नाट्य संस्थान है हमारी, अच्छे अच्छे लोग जुड़े हुए हैं उससे, बड़े बड़े नाटक करते हैं। लेकिन आर्थिक कमाई के लिए नहीं करते हैं, अपने लिए करते हैं, सेटिस्फेक्शन के लिए। हाँ। जो एक जुड़े। इश्तियाक भाई, जैसे आपने बताया बोरिया बिस्तर बांधा और मुंबई चले गए, सपनों की नगरी, तो वहां जाके क्या मुंबई ने हाथों हाथ लिया है, या इश्तियाक भाई को भी पापड़ बेलने पड़े, या क्या रहा वो शुरुआती दौर? नहीं, हाथों हाथ नहीं लिया। सबकी अपनी जर्नी है, हर कोई अपने हिसाब से चलता है। क्योंकि बम्बई जब जाते हैं आप, तो आपको ये महसूस होता है कि जो आप कर्म के ऊपर ध्यान दे रहे थे, कर्म प्रधानता आपके दिमाग में थी कि कर्म ही प्रधान है, फिर आपको लगता है कि नहीं यार, थोड़ी किस्मत भी साथ होना चाहिए, किस्मत को अभी। बिल्कुल, थोड़ा कि कर्म तो है ही, कर्म किया तो हम इधर आ गए, अब इसमें किस्मत को भी साथ देना, लक फैक्टर भी साथ। हाँ, लक फैक्टर भी जिसको बोलते हैं। जी जी। हालांकि अभी भी हमें थोड़ा कभी कभी विरोधाभास होता है जब एकांत बैठते हैं। हाँ जी। कि इतनी जर्नी हमने कर्म प्रधानता को लेके की, और अब इन चीज़ों पर विश्वास करने लगे कि स्टार भी कोई चीज़ है, ये भी कोई चीज़ है ना। हालांकि उतना नहीं है हमारा विश्वास, थोड़ा सा है। क्योंकि दो तीन चीज़ें ऐसी हो गई तो लगा कि नहीं, होना चाहिए। तो फिर वही कि मेहनत की और शायद किस्मत ने साथ दे दिया, तो धीरे धीरे जर्नी बढ़ती गई। पहली फिल्म अज्ञात थी, पहली फिल्म राम गोपाल वर्मा। हाँ। उसमें क्या कैरेक्टर था? उसमें एक स्पॉट बॉय का कैरेक्टर था। तो ये भी इसको मिलने की भी कोई कहानी होगी है, क्योंकि पहला रोल, पहला कैरेक्टर पाने के पीछे भी एक जद्दोजहद होती है और कुछ अलग। हाँ, इसकी भी एक कहानी है। कहानी तो हर चीज़ की है, लेकिन इसकी भी एक कहानी है कि
एक हमारे वही निखिल द्विवेदी हमारे मित्र हैं जी। तो वो राम गोपाल वर्मा जी को जानते थे और हमें किसी ने बताया कि भाई रामू जी एक फिल्म बना रहे हैं अज्ञात, उसमें स्पॉट बॉय की एक कैरेक्टर है, बहुत अच्छा कैरेक्टर है, उसकी ज़रूरत है। तो हमने निखिल भाई से बोला यार ये ऐसा ऐसा है, तो बोले हाँ हम जानते हैं, हम फ़ोन मैसेज कर देते हैं उनको। तो उन्होंने मैसेज किया और थोड़ी देर बाद उनका आया कि तुम चले जाओ मिलने के लिए। लेकिन हमें ये मालूम था कि राम गोपाल वर्मा जी जो है वो ऑडिशन नहीं लेते हैं, वो अधिकतर मिलते हैं लोगों से और मिल के बातें करते हैं, बातों से ही डिसाइड कर लेते हैं इसको कोई कैरेक्टर देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो हमने कहा क्या करें, तो फिर हम मिलने के लिए गए तो कैरेक्टर के बारे में हमें मालूम था, तो हम स्पॉट बॉय टाइप का ही बन के गए। अच्छा, कैरेक्टर गेटअप में। हाँ। हमने कहा ये मिलेगा आदमी तो इसको चांस नहीं मिलना चाहिए कोई। हाँ, सोचने का। हाँ, कैसा दिखेगा यार वो सर मैं एनएसडी से हूँ और ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा। हमने कहा ये जो सुनता ही नहीं ये बात। हाँ, है ना, ना देखता है। हाँ, ये मौका मिल रहा है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी। हाँ। तो हम गए तो हमें जो उधर के जो चपरासी जो उधर खड़े हुए थे जो वो उन्होंने हमें जाने से मना कर दिया। अच्छा। उनको लगा यार ये तो चप्पल अजीब सी पहने हुए है और ये तो बिल्कुल भिखारी आदमी है ये रामू जी से मिलेगा। हाँ। अरे हमने कहा यार मिलेंगे, हमारे ये देखो ये उनका मैसेज है हमारे मित्र का। कहले रामू जी का कहाँ है। हमने कहा तुम एक काम करो, बात तो पूछ तो लो यार तुम, है ना। तो वो उसने नहीं किया। तो हमने कहा हम अगर तेज तेज बोले तो शायद अंदर ऑफिस के अंदर आवाज़ आएगी, तो हो सकता कोई बाहर निकले और कहे ये क्या चल रहा है ना। तो हमने तेज तेज बोलना शुरू किया। हाँ। ऐसे और वैसा और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। और तो अंदर से एक असिस्टेंट आ गया। तो हमने कहा यार ये आने नहीं दे रहे हैं और हमें ये बुलाया है। तो उन्होंने कहा यार आइए आइए आइए। तो फिर हम अंदर घुसे, फिर उनसे मिले और उनसे मिल के हम बाहर निकले और बहुत से बहुत 2-3-4 मिनट की दूरी में पहुँचे होंगे, तब तक निखिल भाई का मैसेज आ गया कि तुम्हारे पास पासपोर्ट है। हमने कहा हाँ। के लिए तुम्हारा हो गया। तो ये इस तरह मिला, मतलब एक्टिंग करके ही एक पहला कैरेक्टर। हाँ, मिला। हाँ। मतलब वो जिसे कहते हैं कि जिंदगी जो शुरुआत हुई वो उसी से हुई कि एक्ट करना पड़ा। हाँ, अंदर जाने के लिए भी एक्ट करना पड़ा। इश्तियाक भाई बड़ा ज़बरदस्त आपकी जो जर्नी रही है। लेकिन ये पूरी जो जर्नी रही, जैसे आपने बोला कि पन्ना एक छोटी सी जगह है, लेकिन पन्ना छोटी जगह नहीं है, आज दुनिया में फेमस है क्योंकि वहाँ से हीरे निकलते हैं। और किसी ने कहा भी है कि हीरो की खोज करनी है तो अंधेरे में मिलो, रोशनी में तो कांच के टुकड़े भी चमक जाते हैं। देखो हम तो चाहते हैं भाई कि पन्ना को दुनिया देखे। बिल्कुल। क्योंकि उधर इतने अच्छे अच्छे मंदिर हैं और बहुत पुराने पुराने मंदिर, बड़े बड़े मंदिर। उधर 2-2 3-3 हाथी उसके दरवाजे से घुस जाए, इतने बड़े बड़े मंदिर। बिल्कुल। हीरा वहाँ से निकलता है, पत्थर खदान वहाँ है। सरकार को भी ध्यान देना चाहिए उधर। आप जैसा हीरा भी निकला ना वहाँ से। हाँ, आज मतलब एक इंडस्ट्री पहचान बना रहा, तो आप आज इंडस्ट्री में हो। आज आप देखते हो, जहाँ जाते हो, इंटरव्यूज होते हैं, बातचीत होती है, तो आप बोलते हो मैं पन्ना से हूँ। उस जगह को लोग रिकॉग्नाइज करते हैं, अच्छा पन्ना से हो, मध्य प्रदेश से हो, तो ये भी एक बड़ी बात है। हमारे अलावा भी क्योंकि हम मीडिया में इसलिए दिख रहे हैं, एक से एक लोग हैं बिल्कुल जो निकले हैं और अपने शहर पे हर किसी को गर्व करना चाहिए। बिल्कुल। तो हम तो गर्व करते हैं कि भाई हम पन्ना से हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई और शहर हमारे लिए कम है, लेकिन हाँ वो जहाँ से हम निकले हैं वो एक अपना एक अलग अटैचमेंट, अपना एक अलग होता। इश्तियाक भाई जैसे आपने बताया कि पन्ना से हीरा निकलता है जो दुनिया भर में सबको मालूम है। आपने बताया बहुत और चीजें आपने बताई, वहाँ मंदिर हैं काफी खूबसूरत। आपकी तरह भी एक हीरा उस खदान से निकल कर आया पन्ना से। तो मुझे ये बताइए कि ये जो हीरा है, इश्तियाक है, जो एक्टर है, अलग अलग कैरेक्टर करता है। आपकी एक फिल्म देखी मैंने, जनहित में जारी जी, है ना, बड़ी जबरदस्त फिल्म है। तो नुसरत भरूचा के फादर का कैरेक्टर किया। ये कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ, ये धोखे से हुआ। क्या हुआ कि हम लोग लखनऊ में थे। लखनऊ में एक फिल्म की शूट कर रहे थे। उसकी मतलब गर्मियों का समय था। तो जो कास्टिंग डायरेक्टर था उसने बोला इश्तियाक भाई एक ऑडिशन है, वो भेज दीजिए आप बना के। तो हमने कहा ठीक है हम भेज देंगे।
किस लिए चाहिए? अरे कह रहे डायरेक्टर पीछे पड़े हुए हैं हाँ। और वो चाह रहे हैं कि आप ही करें। हाँ तो हमने कहा ठीक है। तो हमने कहा लेकिन क्योंकि हम शूट पे हैं तो पता नहीं वक्त मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो बोले नहीं नहीं आप बना दीजिए, उनको आप ही चाहिए और ऐसा है वैसा है, कुछ भी हो आप कर दीजिए। तो हमने कहा ठीक है हम बना देते। तो हमने उसने भेजा, हमने ऑडिशन देखा। तो देखा तो हमने कहा यार ये तो मतलब बाप का कैरेक्टर है। हाँ तो हमने फ़ोन किया, हमने कि बाप लड़की कौन है हाँ उसमें? कह ले नुसरत भरूचा है। भरूचा। हमने किया अच्छा अच्छा, ऐसे ही हमने पूछ लिया, फिर हमने रख दिया। फिर हमारा रहा नहीं गया तो हमने कहा यार डायरेक्टर ने हमें ही बोला है ये कैरेक्टर करने के लिए, क्योंकि हम तो फिट ही नहीं बैठ रहे। ऐसा देखा जाए नहीं नहीं उन्हीं ने बोला है सर ने कि आप ही करेंगे ये कैरेक्टर। हमने कि यार हम उनके बाप कैसे लगेंगे है ना। हाँ तो बोले नहीं 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 सर ने बोला है। तो हमने कहा चलो ठीक है करके दे देते हैं। अब हमने करके भेज दिया ऑडिशन। हाँ। ऑडिशन अब ऑडिशन भेज दिया तो इन्होंने भेजा उधर ऑडिशन। तो उनका डायरेक्टर का उसको आया होगा कि भाई तुमने ये क्यों इनको, हमने तो दूसरा कैरेक्टर बोला था करने के लिए। अच्छा हाँ हाँ तो बोले अच्छा सर, अरे सॉरी 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 सॉरी। तो वो फिर उसका फ़ोन आया कि भाई आप ना दूसरा हम भेज रहे हैं और दूसरा कैरेक्टर वो कर लीजिए। तो हमने कहा ठीक है, लेकिन फिर हमें वक्त नहीं मिला। अरे कह रहे भेजो भेजो भेजो। हमने कहा भाई ऐसा है डायरेक्टर से बोलो वो है वो देख ले, हमारा काम भी देखा हुआ है। तो अब अगर लेना हो तो लेनी तो नहीं, हमें समझ में नहीं आ रहा है तुम लोगों का। तो उसने कहा ठीक है हम बोल देते हैं उनसे ये बात। लेकिन इश्तियाक भाई आपके दिमाग में नहीं आया कि एक जो कैरेक्टर ठीक है फादर का जैसे आप थे, एक हाइट का भी मिसमैच था है ना। नुसरत भरूचा की हाइट काफी लंबी है, आप नहीं तो फिर हो गई बात हमारी। हाँ हमने बना के नहीं भेजा। हाँ तो उन्होंने कहा डायरेक्टर से यही बात बोल दी उन्होंने। अब वो 4-5 लोग बैठ के देखते हैं ना, तो डायरेक्टर अपना राइटर अपने राज शांडिल भाई, राज शांडिल और 2-3 लोग और उन्होंने अपना देखना शुरू किया। बीच में हमारा भी आ गया। तो बोले यार उन्होंने तो ऐसा बोला हुआ है। तो राज शांडिल बोले यार जो अपन ने तय किया है इसी को लो यार, ये अच्छा कर रहा है। ठीक है हाँ जी। अब वो लोग पीछे ही पड़ गए कि भाई अब यही कैरेक्टर करना पड़ेगा और जिसको कास्ट किया था उसको हटा दिया। अच्छा ठीक है। फिर हमने कहा ठीक है तो क्या करेंगे भाई इसमें, कुछ करेंगे? कहले आप बड़े बस बाल बड़े करते रहिए और मूछें लगाएंगे आपकी। हाँ। तो हमने कहा ठीक है। फिर वो इस तरीके से धोखे से हाँ। कास्टिंग डायरेक्टर की गलती से हमें ये मिल गया कैरेक्टर, मतलब हाँ धोखे से मतलब रोल मिल गया कह लें। तो ये भी एक लक फैक्टर है जो आप सितारों की बात कर रहे थे कि किसी और का कैरेक्टर था आपको मिल गया। वेरी नाइस। सो इस तरह के जैसे इश्तियाक भाई आपने बहुत अलग अलग कैरेक्टर किए हैं। जैसे आपने बताया अज्ञात में स्पॉट बॉय है। हाँ। तो आपकी जिंदगी में आपको स्पॉट बॉय रोल पाने के लिए पहले एक्टिंग करनी पड़ी, वो कैरेक्टर मिला। फिर आपने बताया कि फंस गए ओबामा में इंग्लिश टीचर का रोल किया है। बहुत सारी फिल्में की हैं आपने, जॉली एलएलबी, तमाशा। लेकिन मैं कहूँ एक फिल्म जो आपने की है बड़ी यूनिक थी, जिसमें आपका कैरेक्टर मैंने देखा, मतलब वो पूरा जो सेट है वो बाथरूम का सेट बना हुआ है जिसपे आप बैठे हैं, टब पे बैठे हुए हैं। भुवन बाम जैसे मतलब उसके साथ में जो यूट्यूबर है बेसिकली, हाँ वो सोशल इन्फ्लुएंसर। सीरीज थी वो, फिल्म नहीं थी, सीरीज, वेब सीरीज वो। हाँ वो इसमें आई थी यूट्यूब पे। हाँ जी, यूट्यूब की शायद पहली वेब सीरीज जो यूट्यूब ने बनाई थी। राइट। भुवन बाम के साथ। हाँ वो बहुत अच्छा कैरेक्टर, ढिंडोरा। बढ़िया कैरेक्टर था। वो तो बहुत अच्छा कैरेक्टर, डिजाइन लिखा ही हुआ बहुत अच्छा था। उसमें कुछ करना ही नहीं पड़ा, बस वो कैरेक्टर का अंदर का जादू जो है वो शरीर में लाना पड़ा। बहुत अच्छा कैरेक्टर था वो। लेकिन वो पूरा सेट जो था बेसिकली, आप कमोड में बैठे हो, टब में बैठे हो, ये आइडिया कैसे था? ये राइटर ने लिखा था। हम बता रहे ना कि बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था कि वो काम की जगह अपने टॉयलेट बनाए हुए है, मतलब कमोड बनाए हुए हैं, उसमें बैठे रहता है। और
मीटिंग करता है तो टब में नहाते हुए मीटिंग करता है। हाँ, और बहुत अच्छा कैरेक्टर था वो। कैसा रहा एक्सपीरियंस एक यूट्यूबर भुवन बाम के साथ काम करने का? दरअसल जो इस टाइप के जो कैरेक्टर है ना, इस टाइप की जो कैरेक्टर और इस टाइप की स्क्रिप्ट और एक्टिंग हमें बहुत ज़्यादा जचती है, बहुत अच्छा लगता है हमें करने में, मज़ा आता है कि कुछ यूनिक है, कुछ ऐसा है जो नया है, कुछ बढ़िया चीज़ है और करने में मज़ा आता है जो अमूमन लोगों ने नहीं देखा होता है। हाँ। सो मतलब एक्सपीरियंस जैसे आप बता रहे हो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा। कुछ वो जो आप थिएटर में भी करते हो जो लाउड या उस तरह का हाँ, उस तरह का भी उसमें वो पंच रहा है, जो पंचिंग जो थी, टाइमिंग जो थी, काफ़ी सारे किरदार जो रहे, बहुत अच्छा था वो। कपिल का शो भी किया आपने, कपिल का शो भी किया, उनके ससुर का किरदार निभाया। फिर वो बात हो गई, वो कैसा रहा एक्सपीरियंस? वो ऐसा था कि हम लोग लंदन में थे। हाँ जी। एक फिल्म कर रहे थे जिसका नाम था मिशन रानीगंज, अक्षय कुमार की। हाँ, तो वो फिल्म की शूट चल रही थी। तो इधर से फ़ोन आया कपिल शर्मा जी के इधर से कि एक कैरेक्टर है और आपको ससुर का कैरेक्टर करना है। अब फिर वही हमारा कि यार ससुर हम कैसे लगेंगे हैं उसके, लेकिन वो फिल्म देखी थी उन लोगों ने, यही नुसरत भरूचा जी की जनहित में जारी है। हाँ जी। तो उनको लगा कि यार हमें करना ही करना है। अब सबकी कास्टिंग हो गई। और वो कह रहे यार कब आओगे आप? हमने कहा देखिए हम आएंगे अगस्त में, शायद लौटना था हमें तब, और उसके कुछ दिन बाद शूटिंग थी। तो सबकी रिहर्सल होती थी, हम बस नहीं थे उसमें। तो कास्टिंग हो गई, सब तय हो गया, हमारे मैनेजर ने सब पैसे ऐसे सारी चीज़ें तय कर ली। अब हमारे मन में आया कि यार क्या करेंगे, कैसे करेंगे। तो हम पहुँचे तो पहले से ही सब तय था, दाढ़ी मूछे, जाने कितने प्रकार की दाढ़ी मूछे रखी हुई थी। सब जल्दी उन्होंने देखा। 2 दिन के अंदर कॉस्ट्यूम वॉस्ट्यूम तैयार की और फिर मीटिंगें चालू करी, स्क्रिप्ट में सजेशन और ये सब, और फिर हो गया वो काम। वो भी बड़ा जबरदस्त हिट हुआ वो कैरेक्टर। हाँ। और शो भी कपिल शर्मा के साथ और पूरा वो उसके ससुर का पहला ऐसा काम था जो बहुत बड़ा था और हमारे आने से पहले तय हो गया था। मीटिंग ही नहीं हुई थी हमारी किसी से। ओके। कि डायरेक्टर से मीटिंग हो गई हो, प्रोड्यूसर से मीटिंग, किसी से कुछ नहीं। सिर्फ डायरेक्ट आए तो कॉस्ट्यूम ट्रायल और वो सब चालू हो गया। हाँ, मतलब आप सितारों को कम मानते, लेकिन कहीं ना कहीं सितारे आपके साथ है, जिसे कहते हैं ना कि डेस्टिनी, जो किस्मत है। कहीं ना कहीं मेहनत तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन डेस्टिनी आपके साथ है। इश्तियाक भाई, चूंकि आप मध्य प्रदेश में हैं, भोपाल में हैं अभी इस वक्त, और कहीं ना कहीं जैसे आपने पन्ना की बात की, अपनी भाषा से, अपनी जगह से तो हर इंसान को एक लगाव होता है। बुंदेलखंड को लेकर भी कुछ आप कर रहे हैं, कुछ प्लानिंग है बुंदेली भाषा को लेकर? हाँ, बुंदेली एक वेब सीरीज बनाई है हमने अभी, जिसका नाम है कृपया ध्यान दीजिए। कृपया ध्यान दीजिए। हाँ, एक कृपया ध्यान दीजिए हमारे प्रोडक्शन हाउस का भी नाम है। ओके। उस अश्विनी सिद्धवानी हैं प्रोड्यूसर, दक्षिण छारा हैं और मैं हूँ। 3 प्रोड्यूसर हैं उसके वेब सीरीज के। और बुंदेलखंड में है दक्षिण छारा जी जो है डायरेक्टर हैं उसके। हम मेन राइटर हैं, कहानी हमने लिखी है और कहानी के साथ साथ कॉन्सेप्ट हमारा है। लेकिन जो डायरेक्टर हैं जो जिसने डायलॉग और स्क्रीन प्ले लिखा है वो सिद्धार्थ रत्नम करके एक व्यक्ति है, उसने लिखी। बड़ा अच्छा राइटर है। और बाकी जितने भी कलाकार हैं, जो भी मतलब छोटा बड़ा जो भी कलाकार है, वो सब मध्य प्रदेश, सागर, पन्ना, छतरपुर, दमोह, टीकमगढ़, ऐसे कलाकार हैं। मतलब पूरे इसी बुंदेलखंड सब। हाँ, सब बुंदेलखंड के, और एक से बढ़कर एक कलाकार। पूरी बुंदेली में ही है वो? बुंदेली में। बुंदेली में मतलब एक तरीके से बुंदेली भाषा की एक वेब सीरीज। हाँ, पहला। और जो हम लोगों ने चैनल जिसको यूट्यूब में बनाया है, हाँ जी, बुंदेली में ही वो काम करेगा चैनल। उसका नाम है धतूरा। अच्छा, धतूरा। धतूरा नाम बड़ा इंटरेस्टिंग। धतूरा खाने नहीं है, हाँ, देखने हैं। अच्छा, धतूरा खाने नहीं है, देखने। नशा, मतलब धतूरा हाँ, खाने से नशा होता है। है। आप ये चैनल देखेंगे, वो चैनल देखने से नशा होगा। हाँ,
हाँ कुछ अगर इसी को जैसे भोपाल में रहे इश्तियाक भाई आप, तो हम चाहेंगे कि जैसे भोपाली अंदाज में बोलें, उसी को बुंदेली अंदाज में बोलें अपने फैंस को, यही अपने चैनल के बारे में बताएं कि भाई अच्छा, मैं शुरू अच्छा। कर रहे हैं। हाँ मैं ये कह रही हूँ कि धतूरा धतूरा खाने नहीं है, हाँ देखने हैं। मैं ये कह ऐसी कुछ हाँ हाँ, जैसे भोपाली में जैसे जावेद भाई भी अक्सर कहते हैं, हाँ। है ना। अब भोपाली में क्या हो, सबसे पहले गाली एक चलती है, वो अपन दे नहीं सकते अभी। बीप लग जाती है हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक सेंसर वहाँ पे आ जाता हाँ। है। लेकिन जैसे बुंदेली भाषा को लेकर आप काम कर रहे हैं, और कौन सी जो फिल्में हैं जो आपकी आने वाली हैं? हमारी एक हिसाब बराबर आने वाली है, एक आने वाली है भूल चूक माफ, राजकुमार राव जी के साथ। हाँ जी। एक वेब सीरीज अमेज़ॉन में आने वाली है जिसका नाम है मटका किंग। हाँ जी। ठीक है। एक आने वाली है अभी इन गलियों में। तो ये 4 हैं, बाकी जो अनाउंस हो गई आने वाली हैं। बिल्कुल। बाकी शूट चल रही है और की, तो वो लेकिन अनाउंस नहीं हुई तो बोल नहीं पा रहे हैं। इश्तियाक भाई आप थिएटर भी करते हो लगातार, जैसे थिएटर भी कर रहे हैं, अभी जयपुर भी करके आए थे, आप लगातार फिल्में भी कर रहे हैं, संगीत में भी आपका दखल है। तो ये संगीत की जर्नी और एक्टिंग का कीड़ा, अगर हम थोड़ा आपको पीछे जिसे कहते हैं फ्लैशबैक में ले चलते हैं, तो ये कैसे शुरू हुआ संगीत और ये एक्टिंग का कीड़ा कब लगा? मतलब एक तो आपने तो बता दिया कि हम मुंबई पहुंच गए, एनएसडी पहुंच गए। संगीत हमारे घर में थे, हमारे नाना तबला बजाते थे, तो और घर के सारे सदस्य गाते थे, क्योंकि तबला बजता था तो लोग, तो संगीत ऐसे है हमारे खून में। फिर हमारे जस्ट सामने एक सरस्वती संगीत विद्या मंदिर था, स्वर्गीय श्री राम प्रसाद मिश्र जी संगीत क्लास चलाते थे। वो हमारी अम्मी उनको राखी भी बांधती थी, तो वहीं से हमने फिर राग रागनी और डिप्लोमा जो होता है वो किया, वो सीखा हमने। बिल्कुल। तो बस यही है जो संगीत प्रभाकर बोलते हैं। हाँ, संगीत प्रभाकर जो तबले से भी किया और शास्त्रीय संगीत से भी किया। तो कोई अगर आप गाना सुनाना चाहें, अगर कोई बुंदेली में या कोई थिएटर का, तो बड़ा अच्छा बुंदेली सुना देते हैं। हाँ जी, हाँ जी, प्लीज। ये बुंदेली गाना है और ये नाटक में भी कारन जी ने, अच्छा, इसको म्यूजिक बाबा कारन साहब, बाबा कारन जी ने, जी जी, ईश्वरी का लिखा हुआ वो है। जी जी। ऐसे अलबेली के नैना, मुख से कात बने ना, ऐसे अलबेली के नैना, ऐसे अलबेली के नैना, सामे पड़े सोई छिद जावे, अगल बगल बरके ना, ऐसे अलबेली के नैना। क्या बात है। जो लोक की मिट्टी की जो सुगंध है, वो कहीं ना कहीं दिल को छू लेती है। इसीलिए फिर से शायद जो हम अपने रिवाइव, जिसे कहते हैं ना, गांव की ओर चल रहे हैं, तमाम जो भागती दौड़ती जिंदगी में, और जो बुंदेली चैनल पे जो आप धतूरा खाने के लिए लोग बोल रहे हैं, धतूरा खाइए मत, धतूरा देखिए। बिल्कुल बिल्कुल। इश्तियाक भाई, चूंकि कहते हैं ना कि एक हीरो माफिक एक मटेरियल होता है, जब आप जाते हो इंडस्ट्री में जाते हो तो वहाँ कुछ टाइप कास्ट है कि यार ये ऐसा दिखता है, ये ऐसा होना चाहिए, हीरो ऐसा होना चाहिए। लेकिन कट काठी के कारण कभी आपको दिक्कत हुई वहाँ इंडस्ट्री में कैरेक्टर पाने में, या कभी बॉडी शेमिंग का सामना करना पड़ा? देखिए, कट काठी जो है मीडिया में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पर्सनालिटी का मीडिया है। तो अमूमन लोगों के जहन में, ऐसी जनता के भी जहन में है कि कोई खूबसूरत व्यक्ति है तो उसको, चाहे वो लड़का हो, खूबसूरत लड़की हो है तो उसको लड़के तवज्जो देते हैं, खूबसूरत लड़का है तो लड़कियां तवज्जो देती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर धीरे धीरे जब उसके साथ व्यवहार होता है तब समझ में आता है कि कौन क्या है क्या नहीं है। लेकिन ये तब समझ में आता है। फिल्मों में क्या होता है कि फिल्मों में अगर खूबसूरत है तो वो जल्दी उसको
बुला लिया जाता है और अच्छे कैरेक्टर में, ऐसे कैरेक्टर में कास्ट कर लिया। ऐसा वो कहा जाता है कि अगर वो खूबसूरत है तो वो हीरो है। ओके। कमर्शियल उससे जुड़ा हुआ है। अब जैसे मैं हूँ, मेरी हाइट कम है, अगर मेरी कास्टिंग आने वाले समय पे की जाए जी, और मेरी फ़ोटो और कुछ ना हो, और ये लिखा जाए कि एक व्यक्ति था जो पन्ना का रहने वाला था, जिससे इंग्लिश भी नहीं बनती थी, पढ़ने लिखने में भी सही नहीं था, लेकिन वो दुनिया जब खड़ा होता था तो लोग तालियां बजाते थे, खुश हो जाते थे। और उसने अंडे बेचने के साथ साथ फिर उसने गाड़ियाँ खरीदी, मुंबई में राज किया। इस टाइप का कैरेक्टर अगर लिखा जाए तो अगर हमारे जैसे 200 लोग भी आएंगे ना तो उसको खड़ा ही नहीं किया जाएगा। बिल्कुल, वो खड़ा किया जाएगा कोई खूबसूरत शाहरुख खान टाइप व्यक्ति कि यार इतना सब कुछ किया, अपनी माँ को ले गया, अपनी बहन को, सबको स्टेब्लिश किया, और मुंबई जैसे शहरों में 4-4 5-5 फ्लैट तैयार किए। तो ये बदसूरत आदमी नहीं कर सकता। ऐसा समाज के दिमाग में फ्रेम बना हुआ फ्रेम है। हाँ, कि खूबसूरत ही होना चाहिए। हाँ, हीरो है तो खूबसूरत, सुंदर दिखेगा। लंबा नहीं हो सकता। हाँ, वो लंबा हो सकता, कम हाइट वाला कैसे कर लेगा यार इतना बड़ा काम। तो शुरू में बहुत आपको रिजेक्शन भी झेलने तो यही जो मानसिकता है वो बसी हुई है अभी तक। तो जो कम हाइट, थोड़े खूबसूरत नहीं है, वो लोग बहुत ज़्यादा, उनको अपने आप को स्थापित करने के लिए चमत्कारी होना बहुत ज़रूरी होता है। इतना कुछ होना होता है जो एक खूबसूरत व्यक्ति को नहीं होना होता है। उसको थोड़ा सा भी अगर है, ये उसकी गलती नहीं है खूबसूरत व्यक्ति की, है ना, क्योंकि वो तो ऊपर वाले ने दिया हुआ है, वो बेचारा खुद तो कुछ कर नहीं सकता। ये मानसिकता की गलती है समाज की, और जो उन लोगों में बिल्कुल। तो यही चीज़ है, यही लागू होता है फिल्मों में। बिल्कुल, कि आप परेशान होते हैं, आपको 20 बार, आप जहाँ खड़े हैं आप वैसे भी नहीं दिखेंगे। बिल्कुल, हाँ, भीड़ में लाइन में। तो कुछ ऐसा होना चाहिए, कुछ चमत्कार होना चाहिए आपके अंदर, जो उस भीड़ में ज़्यादा चमको। चमक तो वो लोग भी रहे, तभी आप एक स्थान पा पाते हो। तभी आप देख रहे हैं कि कमर्शियल जितने भी ऐड आते हैं, शायद हमारे मानसिकता समाज की दिखाता है कि ये क्रीम लगाइए तो गोरे हो जाएंगे, सुंदर दिखेंगे। शायद इसीलिए कमर्शियल इस तरह के विज्ञापन भी और इस तरह के प्रोडक्ट वो टूटना धीरे धीरे फिल्म इंडस्ट्री में कम हो रहा है, टूट रहा है। ओटीटी के माध्यम से जो अच्छा कैरेक्टर अगर है और उसमें अच्छे एक्टर की तलाश है, और कमर्शियल उस पर ज़्यादा ध्यान, सिर्फ स्क्रिप्ट पे ध्यान दिया जा रहा है, तो हम जैसे एक्टर पंकज त्रिपाठी आपके बैचमेट भी रहे। हाँ, हालांकि वो तो बहुत खूबसूरत व्यक्ति है। नहीं, लेकिन एक काम की, जिसे कहते हैं कि अपने आप को प्रूफ करना। हाँ, ओटीटी के वो बाद एक्टर भी अच्छा है, एक्टर भी बहुत अच्छे हैं, एक्टर भी बहुत अच्छे इंसान। उनसे जुड़ा कोई एनएसडी का कोई वाक्य हो या उस वक्त की कोई यादें हो? अब तो चूंकि आप बड़े अच्छे मित्र हैं। हाँ, कोई तो उसके बारे में यही बोलेंगे कि वो एक ऐसा व्यक्ति है जिसके अंदर एक खुदा ने नूर दिया है, ऐसा नूर कि आप वो अगर 200 लोगों के बीच भी खड़ा हो, उसके आसपास कितने खूबसूरत लोग हों, अगर वो खड़ा है तो आप उसी को ही देखेंगे। एक होता है ना रौनक, खुदा का दिया हुआ नूर होता है, रौनक जिसे कहते हैं, वो उसके अंदर है। वहाँ तेरे चेहरे से नजर नहीं आती। हाँ, जैसे लता मंगेशकर जी के बिल्कुल आवाज में खुदा का जादू था। हाँ। जिम जाते हैं इश्तियाक भाई? जिम तो नहीं जाते हम। फिटनेस का क्या राज है? फिटनेस का ये है कि कभी सुबह से हम 45 मिनट टहलते हैं। आज 15 साल हो गए हमें, और 10 मिनट दौड़ते हैं, फिर सूर्य नमस्कार, योगा ये करते हैं। ये हमारा रूटीन है 15 साल से। बिल्कुल। और इसके अलावा खाना हम खाते हैं मन भर के, और अच्छा खासा खाना खाने के शौकीन हैं हम। लेकिन हमारा ये रहता है कि हम एक रोटी कम खाते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी नानी बोलती थी कि बेटा जब भी खाओ, खूब खाओ, अच्छे से खाओ, लेकिन थोड़ा सा भूखे रहा करो, तो उससे तुम उसकी जो खाने की जो भूख चाहत भी ख़त्म नहीं होगी, और दूसरा ये कि वो नुकसान नहीं करेगा। ओके, ठीक है।
और ऐसे मन में दिमाग में लगा लेते हैं कि आज अगर हमने मटन खाया है तो कल हम दिन में चटनी रोटी खा लेंगे, शाम को बिना ऑयल की दाल खा लेंगे। तो ऐसे खाना भी नहीं छूटता है। पहले तो हम आज से 5-6 साल पहले ये सोचते ही नहीं थे कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, सिर्फ खाते थे। स्वादिष्ट खाना हो, खाओ, कम खाओ बस। इश्तियाक भाई सोशल मीडिया पे एक्टिव है आजकल, बहुत ज़रूरी है सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, प्रमोशन, ये वो। हाँ, अभी हमने शुरू किया है। हाँ। लूडो जब से हमारी रिलीज फिल्म आई थी राजकुमार राव के साथ, राजकुमार राव के साथ, पंकज त्रिपाठी अपने, हाँ, तब से हमने मीडिया पे ध्यान देना शुरू किया, लेकिन फिर भी उतना नहीं दे पाते हैं जितना लोग दे देते हैं। हाँ। तो आपको क्या लगता है आज वो भी बहुत ज़रूरी है काम के वो साथ ज़रूरी है। और हर इंसान को मतलब अपनी फील्ड को समझना चाहिए कि मान लीजिए कोई दुकान खोल रहा है और दुकान खोलने वाले को ये मालूम होना चाहिए कि वो कहाँ दुकान खोल रहा है, उसको होर्डिंग लगानी है, अखबार में अपनी दुकान के बारे में समझाना है। वो सब एक होता है ना कि किसी का एक डिमांड करती है कोई भी चीज़ कि मुझे इतना चाहिए तब आप आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल ऐसे ही अब एक्टिंग में भी है कि एक्टिंग के अलावा ये सारी चीज़ें जुड़ गई हैं। होता है ना, दुनिया बदलती चली जाती है। हाँ। तो आप जो बदलाव है उसके साथ चलें। बिल्कुल बिल्कुल। आप उसको नकारें मत, क्योंकि नकारने का मतलब है कि आप जो है वहाँ रुक गए, ठहर गए, और आप कह रहे हैं कि नहीं यही ज़माना सही है, जो आगे चला गया वो ख़राब है। ऐसा नहीं है, उसको एक्सेप्ट करें और उसके साथ कोशिश करें कि आप समय के साथ चलें। तमाशा एक आपने फिल्म की थी रणवीर कपूर के साथ, ऑर्केस्ट्रा वाले कुछ कैरेक्टर आपका बड़ा उसमें उससे जुड़ा कोई वाकया, क्योंकि आपके भाई हैं फैज, वो भी एक्टर हैं, तो उनका भी कुछ कनेक्शन है रणवीर कपूर से। जग्गा, वो हमारे भाई ने उसको क्या नाम उसकी क्लास ली हुई है, जग्गा अपने रणवीर कपूर की एक्टिंग क्लास, कैटरीना कैफ की। तो उससे उसके संबंध रहे। हाँ जी। तो जब हमने शूट करना शुरू किया तो उनको पता चला कि ये फैज़ के बड़े भाई हैं। हाँ। तो वो आए मिलने के लिए। हाँ। बड़े प्रेम से। हाँ। और अपने जो मेकअप आर्टिस्ट हैं उनसे बोला कि भाई जब तक इश्तियाक जी शूट कर रहे हैं तब तक तुम इनका मेकअप करना। तो फिर मेरी जो उस फिल्म में जितना भी मेकअप हुआ है मेरा, वो सब उनके ही मेकअप आर्टिस्ट ने की। अच्छा। तो कैरेक्टर आपका क्या था उसमें? उसमें एक ऐसा आदमी था जो गायक था और चाहता था कि वो गायकी करे, लेकिन हालात जो है उसके वो उसको कुछ अलग दिशा में ले जाते हैं और वो ऑटो ड्राइवर हो जाता है। तो उसकी जर्नी है और वही उसको मिलता है जब अपना ये रणवीर कपूर का कैरेक्टर, तो उसको जब वो बताता है कि ऐसे ऐसे ऐसे, तो उसको महसूस होता है कि हम भी इस ऑटो ड्राइवर जो ये जी रहा है वही हम जी रहे हैं। फिर वो उसकी जीवन में एक तब्दीली आती है और वो एक निर्णय लेता है, और उसके साथ साथ फिर वो हमें भी रखता है अपने साथ और वो अपने काम करना शुरू करता है। इश्तियाक भाई, आपकी शादी लव मैरिज थी, अरेंज मैरिज थी? हमारी लव मैरिज थी। लव मैरिज थी। हाँ। कहाँ मुलाकात हुई थी? हमारे शहर में ही हुई थी जी, पन्ना में ही हुई थी। उसने हमें पढ़ाया है। अच्छा। जब हमने बोला था ना कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर जब हमने ध्यान दिया पढ़ाई में, तब उसने ही हमें, हमारी टीचर थी, प्रोफेसर थी वो। अच्छा। तो उसने ही पढ़ाया, और जो हमारे अंदर जो भी एक नियम कानून आए हैं उसी के कारण आए, नहीं तो हम तो बहुत आवारा टाइप के आदमी थे। हमारे इधर जब हम बाहर निकलते थे तो जो पढ़े लिखे बच्चे थे उनके माँ बाप थे, वो अपने बच्चों से बोल देते थे कि भाई इस लड़के के साथ खेलते मिले तो घर में नहीं घुसने देंगे, मारते थे, हमारे सामने ही लेके चले जाते थे मार कि ये बहुत बदमाश है। हम क्या करते थे, जंगल ले जाते थे, कहीं कहीं ले जाते थे, हमारी आदत थी। तो इस चक्कर में बेचारे दोस्तों को पिटाई लेकिन मज़ा हमारे साथ ही आता था उन लोगों को। बिल्कुल। तो वो हमारे साथ, हम लोग ऐसे क्या करते थे, इस मंदिर से घुसते थे हम, जैसे मान लीजिए इस तरफ चले गए तो वो हमारे दोस्त उस तरफ से ऐसे, फिर दूसरे चौराहे पे मिलते थे, फिर हम लोग तालाब जाते थे, खेलते थे, तालाब में नहाते थे, फिर जब पकड़े गए तो पकड़े गए, नहीं तो फिर ऐसे टूट के फिर ऐसे आ जाते थे।
इश्तियाक भाई, जो फिल्म इंडस्ट्री है जितनी वो चमकदार दिखती है, ग्लैमर, उतना ही उसके पीछे एक संघर्ष और कई कहानियां और कई जो सपने दब कर रह जाते हैं। आए दिन इंडस्ट्री में हम सुनते हैं कि इसने आत्महत्या कर ली, वो गुमनामी में चला गया। तो कहीं ना कहीं एक कलाकार के रूप में कई बार बहुत सारी एक्सपेक्टेशन होती है जो आप करना चाहते हो, कई बार उस तरीके से वो चीज़ें हो नहीं पाती या वो मिलता नहीं है। तो क्या आपकी लाइफ में भी डिप्रेशन या इस तरह कहें कि मतलब कभी निराश होते हैं? और दूसरा इसी से जुड़ा बातचीत है कि कैसे अपने आप को उससे कम करते हैं? देखिए, जो कला है ना, और किसी के भी जीवन में कला के अलावा भी हर कोई स्ट्रगल ही कर रहा है। बिल्कुल। हम लोगों का क्या है, दस्तावेज वो होता है ना कि वो छप जाता है हम लोगों का, इसलिए हम लोग दिखते हैं, हम लोगों को पढ़ सकते हैं। हम इसके कैमरे के पीछे जो बैठे हुए लोग हैं जी, इनको हम लोग पढ़ते नहीं, क्योंकि ये लोग इंडिविजुअल होते हैं। हमें लोग 4,000 5,000 लोग देख रहे हैं, हमारी बात सुन रही हैं। अभी कौन किस प्रॉब्लम से चल रहा है हम लोगों को मालूम नहीं है। बिल्कुल, मेंटल हेल्थ की जो बात, सबकी जिंदगी में ये परेशानियां आती हैं जी। अब रहा सवाल हम लोगों की परेशानियों में कि हम लोग कैसे उसको हैंडल करते हैं, या हमारी जो फील्ड है जी, उसमें उतार चढ़ाव तो हमेशा आते रहते हैं और बहुत ज़्यादा आते हैं। ये कह सकते हो कि अगर कोई दुकान इस्टेब्लिश हो गई तो वो फिर दुकानदार सदियों में उसके परिवार के सब, हमारे में अगर हम इस्टेब्लिश हो गए, ज़रूरी नहीं है हमारा बच्चा इस्टेब्लिश हो उसी फील्ड में। तो ये चीज़ें रहती हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि हम खुद भी इस्टेब्लिश नहीं है। हो सकता है हमारी दूसरी तीसरी फिल्म फ्लॉप हो जाए, फिर हमें उसी जगह चौराहे पर खड़ा कर दे कि एक्टर तो हैं, हम सब मानेंगे, कलाकार तो हैं, सब मानेंगे, लेकिन आर्थिक रूप से वो होता है ना कि दुकान बंद हो गई। जैसे किसी भी एक प्रोडक्ट की ये तो मानते हैं आदमी के दम है, वो यार वो प्रोडक्ट था वो बहुत अच्छा, जैसे एक नोकिया का वो चलता था, मोबाइल चलता था, बहुत मजबूत था, लेकिन बंद हो गया। लेकिन उसकी मजबूती की बात होती है। ठीक ऐसे ही हम लोगों के उसमें है कि कोई अगर 4 फ्लॉप हो जाती हैं फिल्में तो बहुत पीछे आ जाता है आदमी, उसकी क्या नाम उसकी डिमांड कम हो जाती है, उसको पैसे कम मिलने लगते हैं। उन सब चीज़ों से वो लड़ रहा होता है। हाँ। क्योंकि वो कलाकार है और मस्ती उसकी आदत है या कुछ भी, तो वो थोड़ा बच निकलता है उससे। जो बच नहीं निकलते हैं वो गुजर जाते हैं। बहुत मज़ा आया इश्तियाक भाई आपसे बात करके। आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा। कैसा रहा बातचीत का ये सिलसिला? बढ़िया, मस्त। आप सभी से गुजारिश है कि हम देसी चैनल यूट्यूब में है, आप उसको ज़रूर देखें, उसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और उसमें जो प्रोग्राम आ रहे हैं उसको लाइक करें।